बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज जो हमारे पास टॉपिक और डिस्कशन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है या इसका फार्मूला क्या आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मसल में कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। एक पॉइंट मैथ है, लेट्स सपोज आप कह दें कि धागा है, बारीक धागा, यानी कि उसके बाद अपने एक मैथ को बांध के इस तरह घुमा रहे हैं, यानी कि जो मैथ है उसके मुकाबले में जो धागे का मैथ है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यानी फ़र्ज़ करें अगर ये आपके पास लेट्स सपोज मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ 0.5 kg का है, तो हमारे पास धागा इतना बारीक होगा या इसका मैथ इतना कम होगा कि हम उसके मुकाबले में इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैथलेस हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगी। अब इससे पहले हम समझते हैं कि असल में इनर्शिया को हमने पहले किस सेंस में समझा हुआ है। तो जब हम बात करते थे न्यूटन के लॉज की, वहाँ पे हमने इनर्शिया देखा था कि अगर हमारे पास मैथ छोटा होगा, बच्चे दो मैथ हैं आपका, लेट्स सपोज एक छोटा मैथ है एक बड़ा मैथ है, आप दोनों को धक्का लगा के मूव करना चाहते हैं। असल में देखेंगे जो छोटा मैथ होगा वो आसानी से मूव कर जाएगा, लेकिन जो बच्चे भारी मैथ होगा उसको आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे फिर जाके वो मूव करना स्टार्ट करेगा। अब देखें दोनों के दोनों मैं कहता हूँ किस पे थे, रेस्ट पे। आपने दोनों पे एक जैसी फोर्स लगाई तो ये छोटा मैथ आसानी से मूव कर जाएगा, लेकिन बड़ा मैथ आसानी से मूव नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या होगी, इसका मैथ कम है। देखिए ये रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ था, आपने दोनों पे एक जैसी फोर्स लगाई तो इसका मैथ हल्का है, इसने मूव करना शुरू कर दिया आसानी से, लेकिन इसने मूव करना आसानी से नहीं शुरू किया। इसका मतलब यह है इसने अपनी हालत आसानी से बदल ली। मसलन पहले रुका हुआ था, थोड़ी सी फोर्स लगी, ये इसने भागना शुरू कर दिया। अब ये मैथ ज़्यादा है, आपने फोर्स इस पर भी उतनी लगाई है, लेकिन इसने आसानी से मूव नहीं किया। इसका मतलब हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि जिसका मैथ कम था, यानी मैं ये ब्लैक पॉइंटर की एग्जांपल ले रहा था, जिसका मैथ कम था उसने आसानी से मूव कर दिया, और जिसका मैथ ज़्यादा था उसने आसानी से मूव नहीं किया। यानी हमने ये सीखा अगर एक चीज़ का मैथ हल्का है तो उसकी हालत को तब्दील करना आसान है, यानी अगर रुकी हुई है तो इसको आसानी से मूव करवा सकती है। इसी तरह ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दो साइकिल आ रही हैं, लेट्स सपोज बच्चों एक छोटी साइकिल है एक बड़ी साइकिल है, दोनों एक ही स्पीड के साथ आ रही है, तो किसको रोकना आसान होगा, जिसका मैथ कम होगा। इसका मतलब उसकी हालत को चेंज करना क्या है, आसान है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी चीज़ का मैथ कम है तो उसकी हालत को तब्दील करना भी क्या होगा बच्चों, आसान, और जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसकी हालत को तब्दील करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर मैथ कम है, अगर मैथ हमारे पास कम है तो उसकी हालत को तब्दील करना भी क्या होगा, आसान होगा, और जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसकी हालत को तब्दील करना भी मुश्किल होगा। इसी चीज़ को असल में हम कहते हैं इनर्शिया है हमारे पास। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है, इनर्शिया के। यानी मैथ कम इनर्शिया कम। इनर्शिया असल में है क्या चीज़, यानी अपनी हालत में तब्दीली है बच्चों। मसलन अगर रुका हुआ है तो देखना ये है कि इसको रुके से मूव करवाना कितना आसान या मुश्किल है, तो यही हमारे पास इनर्शिया आता है। यानी जिसका मैथ कम होगा उसकी हालत को तब्दील करना आसान होगा, यानी वो हमें रोकेगा कम, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी लगाई गई फोर्स से वो जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो बच्चों जिसका मैथ कम होगा उसकी हालत को तब्दील करना आसान होगा, और जितना उसकी हालत को तब्दील करना आसान होगा उतना उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मैथ कम है, हालत को तब्दील करना आसान हुआ, और अगर हालत को तब्दील करना बच्चों आसान हुआ तो उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। अब इसके मुकाबले में लेते हैं भारी मैथ, जितना मैथ ज़्यादा होगा उतना उसकी हालत को तब्दील करना मुश्किल। मसलन अगर रुको अब बहुत ज़्यादा जोर लगाएं फिर जाके बच्चों मूव करना स्टार्ट होगा, और अगर वो आ रहा है भागता हुआ आपकी तरफ तो उसको रोकना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी वो चल रहा है और वो चलते ही रहना चाहता है तो वो अपनी हालत में जल्दी तब्दीली नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसका मैथ ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। तो बच्चों ये एग्जांपल थी हमारे पास लीनियर मोशन की, कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे पास हो रही है। अब हम इसी को देखते हैं एक और सेंस में कि अगर चीज़ घूमना स्टार्ट हो जाए फिर क्या होगा। यानी अगर तो चीज़ लीनियर मूव करे तो उसके इनर्शिया हम क्या गैस कर लेंगे, उससे मैथ से गैस कर लेंगे। लेकिन बच्चों अगर वही चीज़ इस तरह घूमना स्टार्ट कर दे सर्कल के अंदर फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास जो इनर्शिया है वो अकेले मैथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके पॉइंट जहाँ पे वो घूम रही है और जिस पॉइंट गिर्द घूम रही है उन दोनों के दरमियान में फासले के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मसलन मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, आप एक पत्थर लें और उसको धागे के साथ बांधें, और एक दूसरा पत्थर लें, लेकिन दोनों में से दोनों का मैथ सेम नहीं है, एक का मैथ कम है एक का मैथ ज़्यादा है, लेकिन आपने जिन धागों के साथ बांधा उन धागों की लेंथ सेम है। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करें ये आपस है एक सर्कल
और ये आपस है दूसरा, यानी कि जो आपने पत्थर बांधा दोनों का सर्कल क्या है, सेम है आपके पास। ये सपोज करें छोटा है और ये आपस बहुत बड़ा पत्थर है। अब जो किसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा, यानी हल्का पत्थर है आसानी से पकड़े घुमा देंगे, भारी पत्थर है तो घूमना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर दोनों का फासला सेम है, दोनों का बच्चों फासला क्या है, सेम है, तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसके लिए मुश्किल भी ज़्यादा हो जाएगी। मसलन एक 2 किलो का पत्थर है, एक 0.5 kg का, तो ये आसानी से घूम जाएगा, आसानी से रुक जाएगा। ये मुश्किल से घूमेगा और मुश्किल से ही रुकेगा। तो जितना उसकी हालत को तब्दील करना मुश्किल हो जाएगा उतना इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब आसानी से घूम जाएगा, आसानी से रुक जाएगा, तो इनर्शिया कम। मुश्किल से रुकेगा, मुश्किल से ही मूव होगा, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो एक चीज़ सीखी कि अगर मैस बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये तो हमने पहले भी सीखा था लीनियर मोशन में। अब ये हो रही है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हम कह सकते हैं। तो हमारे पास, लेकिन बच्चों ये रोटेशनल किस सेंस में नहीं कह सकते, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सिर्फ मैंने अभी वर्ड यूज़ कर दिया कि रोटेशनल कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर देखें दोनों मैस सेम है, दोनों मैस सेम है, इस केस में दोनों रेडियस सेम थे। अब मैस सेम है तो किस सेंस में हम इसे लेंगे, अब एक चीज़ का मैस भी 1 kg है, दूसरे पत्थर का भी 1 है, लेकिन एक का रेडियस बहुत बहुत बड़ा है, एक का बिल्कुल छोटा, वो ऐसे घुमा के यहाँ तक था, वो ऐसे घुमा के आपने हाथ से पकड़ के रोक लिया। लेकिन एक का रेडियस ही बच्चों उतना है, बहुत दूर तक है, और उसको आप इस तरह घुमा रहे हैं स्पीड, तो वो बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा। अगर आप उसको जाके रोकेंगे तो आपको बाकायदा बच्चों फील होगा कि वो असल में इतनी आसानी से रुक नहीं सकता। इसका मतलब ये है अगर मैस सेम हो तो जो अपने जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है उससे जितनी ज़्यादा दूर होगा उसको रोकना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। यानी इसका मतलब उसका नर्शिया उतना बच्चों क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और जिस बॉडी का नर्शिया जितना ज़्यादा हो जाएगा उसको रोकना उतना आसान या मुश्किल हो जाएगा। मसलन यानी जब बॉडी घूमती है किसी पॉइंट के गिर्द तो उसके एक तो मैस जितना ज़्यादा होगा उतना रोकना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा उसका जितना सेंटर से फासला ज़्यादा हो जाएगा रोकना उतना फिर बच्चों मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब चीज़ रोटेट करती है या हमारे पास जब सर्कुलर मोशन कर रही होती है एक धागे के साथ बंधी हुई, यानी कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स वाली एग्जांपल लेंगे, वो पत्थर जो है वो धागे के साथ बंधा हुआ है, तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यानी हमने ये सीखा कि जितनी बॉडी हैवी होगी एक तो तब रोकना मुश्किल हो गया, जितना उसका सेंटर से फासला बढ़ता जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा जब वो बॉडी घूम रही होगी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी सीधी चलती है पॉइंट के गिर्द नहीं घूमती तो फिर तो हम डायरेक्ट कह देते कि मैस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बच्चों जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो हमारे पास उस बॉडी का जो इनर्शिया है एक तो वो उसके मैस पे डिपेंड करेगा, सेकंड उसके सेंटर से फासले पे डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा बच्चों। क्या सीखा, जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा एक मैस पे दूसरा उसके रेडियस पे, या रेडियस की बजाय मैं अच्छा वर्ड यूज़ करता हूँ कि जिस पॉइंट के गिर्द घूम रही है और जिस पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हैं उनके दरमियान में फासला, ये आगे जाके देखेंगे फासला कौन सा होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा एम और आर, यहाँ पे लीनियर मोशन में सिर्फ एक चीज़ पे। तो इसका मतलब हमने कोई ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें मैस भी आए और आर भी आए। तो ये असल में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रुकावट, या कितना आसान या मुश्किल है उसकी हालत को चेंज करना। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, पहले मैं ये पढ़ दूँ। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जब चीज़ रोटेट करती है तो जो उसका इनर्शिया उसको हमने क्या कहना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट द टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ एंगुलर मोशन। यानी कि अब वो किस तरह अपनी हालत को बरकरार रखता है, कौन सी, रुकी हुई या वो घूमने वाली हालत। घूमने वाली हालत यानी घूमने वाली हालत को या रुकी हुई हालत को वो कैसे बरकरार रखता है या कैसे इसमें चेंज नहीं आने देता, वो उसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब मूवमेंट की बात करें हमारे पास बॉडी जो है वो कर्ड पाथ पे आएगी कि वो अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है और अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहना चाहती है। अब इसमें कितना मुश्किल है चेंज को लेके आना, तो वही हमारे पास इनर्शिया की मेजरमेंट होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास इसमें नोट था कि कितना, सॉरी बच्चों, इसको घुमाना या रोकना या रुकी हुई है तो उसको चलाना कितना मुश्किल होगा। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या मैं लिख देता हूँ असल में ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक हमारे पास डिपेंड करेगा मैस और सेकंड डिपेंड करेगा रेडियस, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करें असल में आर किसको कह रहे हैं। तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, लीनियर होगी, तो सिर्फ मैस के ऊपर है, और अगर बॉडी जो है वो रोटेट करेगी तो मैस और रेडियस दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है, एक एम और दूसरा आर की सेंस में। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इसको जो है असल में फार्मूला आता है, इसका फार्मूला आता है
एम आर का स्केयर। तो डेफिनेशन उसी के बेस पे है, तो पहले हम डेफिनेशन बाय वर्ड्स पढ़ लेते हैं। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। असल में वो कह रहा है कि पिवट असल में क्या चीज़ है, ये वाला, यानी कि हमारे पास, ठीक है कि नहीं बच्चों, तो हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में क्या आएगा, फासला आएगा। अब हमारे पास देखना ये है कि ये तो फार्मूले उसने बाय वर्ड डेफिनेशन कर दी है। अगर इसको देखें तो आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, जो कि हमने फार्मूला असल में निकालना है, ये आगे जाके देखेंगे फार्मूला आता है कैसे। ये देख लेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे मैथ एक स्केलर है, आर भी हमारे पास एक स्केलर आएगा, तो एम और आर का प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और इसका यूनिट क्या होता है, मैथ का किलोग्राम, आर जो है ये रेडियस है, ये फासला है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, तो ये मीटर का क्या बन जाएगा, स्केयर। अब ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, ये पॉइंट मैस है, जिसका मैस कितने का, एम का, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। मुझे ये ऐसे रॉड है और ये मैसलेस रॉड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके मुकाबले में इस रॉड का मैस निग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं मैसलेस रॉड है। हम इस पे लगा रहे हैं ऐसे करके फोर्स, पर जब ऐसे करके हम फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये बॉडी ऐसे ऐसे सर्कल के गिर्द क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट, और यहाँ जिस पॉइंट गिर्द रोटेट करी है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने का है, आर का है। अब वो यहाँ पे यूज करता है वर्ड कि असल में कौन सा डिस्टेंस आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब परपेंडिकुलर क्या है कि देखें ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, ये तो आर है, और जो फोर्स लग रही है, फोर्स का इसके साथ कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। टॉर्क वाले टॉपिक में हमने सीखा था कि अगर एंगल 90 ना बने तो हमने कैसे निकाला, हम उसके कंपोनेंट निकालेंगे कॉस साइन वाले, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एफ और आर इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 का, और एफ के साथ इसका एंगल कितने का बना है, 90 का, तो हम इसी का ही प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास क्या है, कंसीडर अ मैस एम अटैच टू अ मैसलेस रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फ्रिक्शनलेस पिवट ओ। तो ये असल में फ्रिक्शनलेस पिवट है ओ हमारे पास। कह रहा है सिस्टम बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर, बच्चों नहीं, असल में ये ऐसे रोटेट कर रही है हमारे पास, तो ये अलोंग हॉरिजॉन्टल कर रही है। तो ये हमने देखा कि फोर्स एफ लगेगी तो बॉडी ने रोटेट करना है। बच्चों जब बॉडी रोटेट करती है और किसी फिक्स पॉइंट की हमारी फोर्स की, तो हम वहाँ पे टॉर्क यूज करते हैं। तो टॉर्क का अगर फार्मूला देखा तो टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे मैंने थीटा नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट 90 लिखे। उसकी रीजन क्या होगी, असल में आर और एफ के दरमियान वाला एंगल, आर और एफ के दरमियान वाला एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 90। तो मैंने कहा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो टॉर्क आ जाएगी आर एफ। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ जाती है कि टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा, जितना फासला है जितनी फोर्स है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पैदा होगा हमारे पास, ये होगा ए टी, और ये टेंजेंशियल फोर्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो हमारे पास इस फोर्स की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, और ये टेंजेंशियल होगा, और साथ साथ बॉडी क्या कर रही है, ऐसे रोटेट भी हमारे पास कर रही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसमें आएगा, उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी हमारे पास। तो एफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, जितनी हम फोर्स लगाएंगे इसमें कितना एक्सेलरेशन इधर को बच्चे पैदा होगा, टेंजेंशियल, जितना इसका क्या है, मैस है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, कौन सी फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल, तो एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी। यहाँ पे बेशक टी लिख लें या ना लिखें, ये मैंने आपको बता दिया। ए टी कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि अगर टेंजेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट मैस का, तो आप ये देखें कि इस पॉइंट मैस से जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है उसका फासला कितने का है, वो फासला मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जितना एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास, यानी वो हम निकालेंगे ऐसे करके, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो हमने असल में इक्वेशन टी की निकाली, टी इज इक्वल टू आर एफ, एफ की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, एम ए, और ए किसके बराबर है, आर अल्फा। तो सिंपल आप इस इक्वेशन को उठा के इसमें पुट कर दें, तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, तो इसमें जब पुट करेंगे 3 2 में, तो एफ इज इक्वल टू एम ए टी आ जाएगा आर अल्फा, तो एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा के आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए बच्चों एफ की वैल्यू आ गई, तो एफ की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 4 जो है किसमें पुट करने से, 1 में पुट करने से, तो टी इज इक्वल टू आर एम आर अल्फा आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। बच्चों असल में हमारा फार्मूला वही वाला बन रहा है जिसकी उसने डायरेक्ट शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, तो लास्ट में मैं रिवाइज करूंगा डेफिनेशन हमारे पास कि उसने कैसे कहा। अब यही असल में एनालॉगी है, यानी हम रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, किसकी है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन।
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वैसे किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है किस सेंस में है, रोटेशनल में, क्योंकि बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वहां पे मैंने बताया टॉर्क में कि हमारे पास फोर्स की एनालॉगी ही है टॉर्क। टॉर्क असल में है फोर्स ही, लेकिन ये सिर्फ बॉडी को क्या करती है, रोटेट करवाती है। फोर्स आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, लेकिन टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। तो ये चीज़ हमने वहां पे सीखी थी। अब वो ये कह रहा है कि असल में न्यूटन के फार्मूले की तरह ही लग रहा है, लेकिन किस सेंस में, रोटेशनल के सेंस में। तो इससे पहले देखते हैं कि F इज इक्वल टू एम में, ये न्यूटन का फार्मूला जो किसके लिए है, लीनियर मोशन के लिए। अब बच्चों मैंने बताया है जब बॉडी लीनियर मूव करे ऐसे करके सीधी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, उसको रोकना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा वो डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर। अगर उसका मैस ज़्यादा है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, या उसकी हालत को रुकी हुई है तो चलाना मुश्किल हो जाएगा, सिंपल उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर उसका मैस कम है तो उसका रोकना या चलाना आसान हो जाएगा, उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा हमारे पास। तो ये हमने सीखा कि m जो हमारे पास होता है वो क्या चीज़ होती है, इनर्शिया होता है। और ये किसके लिए इक्वेशन, लीनियर मोशन के लिए। और ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, लेकिन किस सेंस में है, रोटेशनल की सेंस में। तो यहाँ इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि इसी फार्मूले में और न्यूटन के सेकंड लॉ के फार्मूले में क्या है। असल में ये जो टर्म है इसे वो कहता है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें ये असल में कैसे आती है, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कौन सा स्क्वायर है, परपेंडिकुलर। असल में ये पिवट से लेके उस पॉइंट तक जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उन दोनों के दरमियान में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू एम। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ कि हमारे पास F इज इक्वल टू एम में, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, किस सेंस में, लीनियर एक्सेलरेशन की सेंस में। इसी के असल में एक एनालॉगी है कि T इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि F इज इक्वल टू एम में एंड T इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब अच्छा देखिए जो फोर्स है ना, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करवाएगी। अगर वही फोर्स घुमाना शुरू कर दे तो हम उसको टॉर्क में लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि फोर्स की एनालॉगी रोटेशन में क्या है, टॉर्क है, और जो लीनियर एक्सेलरेशन A है इसकी एनालॉगी क्या है, अल्फा है। तो बच जाती इन दोनों कंपेयर करें। इसका मतलब यहाँ पे लीनियर मोशन में इनर्शिया मैस है, जो मैस होगा वो किसकी मेजरमेंट होगी, इनर्शिया की होगी। इसका मतलब रोटेशनल सेंस में ये पूरे का पूरा इनर्शिया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फार्मूला होता है एम आर का स्क्वायर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैस और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप मैस बढ़ाएंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मैस कम करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और जितना आप सेंट्रल पॉइंट से उस पॉइंट जिसको हम मेयर करना चाहते हैं, जिस मैस को मेयर करना चाहते हैं, वो आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज। और ये याद रखना है, ये फार्मूला सिर्फ पॉइंट मैस के लिए है, सिर्फ पॉइंट मैस के लिए हम कह सकते हैं। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि अगर बॉडी रिजिड हो जाए तो तब फार्मूला कैसे निकालते हैं, वहाँ पे समेशन की सेंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप पास दो डिस्क हैं ये हमारे पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका मैस और इसका मैस मैंने आपको बता दिया दोनों का क्या है, सेम है। यानी एक 1 है दूसरी 2 है, दोनों का मैस सेम है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं दोनों में से किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आप बताएं कि क्या दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे, क्या पहली का दूसरी से ज्यादा होगा, क्या दूसरी का पहली से ज्यादा होगा, या इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। तो बच्चों देखें, अगर हम इस 1 को देखें तो 1 का जो रेडियस है वो क्या है आपके पास, R1। और अगर 2 को देखा जाए तो इसका रेडियस कितने का है, R2 का। ये हमारे पास यहां तक R2। डायग्राम से बच्चों क्लियर है कि R1 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, R2 से। यानी फर्ज करिए अगर इसका मैस 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन इसका रेडियस ही बच्चों 5 का है, इसका रेडियस फर्ज करें 1 का है। तो आप वैल्यू पुट करें कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब बच्चों देखें ये आपका दोनों का मैस क्या है, सेम है। यानी फर्ज करें इसका भी 2 kg है तो इसका भी 2 kg है हमारे पास, लेकिन इसका रेडियस हमारे पास क्या है बच्चों, ज्यादा है, इसका रेडियस हमारे पास क्या है, कम है। तो इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका मैस क्या होगा बच्चों, ज्यादा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका
सॉरी जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम। तो ये हमारे पास असल में दो रिंग थे, फर्ज करें, जिसको हमें दिया गया था, वो कहता है कि ऐसे थे, एक का मास भी 2 kg, दूसरे का भी 2 kg। पता है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो हमने कहा कि जिसका मैस दोनों का सेम है, पहले तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, और जिसका मैस कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन ही कह दी कि दोनों के मैस क्या है, सेम है। अगर दोनों का मैस सेम होगा तो फिर हम बात करेंगे किसका रेडियस ज़्यादा है, तो इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा, इसका रेडियस क्या है, कम है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पिछो, फिर ज़्यादा, इसका क्या होगा, कम। तो I1 जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास आ जाएगा I2 से, यानी कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों बॉडीज़ में से फिर हम कह देंगे 1 ग्रेटर देन क्या है 2 से, तो हमारे पास जो उसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हम कह सकते हैं ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2। रीज़न क्या होगी, इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा, तो जिसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास, कम। तो ये मैंने आपको बताया। ये ना समझिएगा बच्चों कि मैथ्स इसके अंदर भी ऐसे नहीं, या वो सिंपल कह सकते हैं जिस तरह चूड़ी टाइप होती है, मेरे पास ये घड़ी है, यानी ये ऐसे हमारे पास है, ठीक है कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिंग की शेप में, ये इसको ये ना समझ लीजिए कि ये अंदर से फिल है या पूरी पूरी डिस्क टाइप बनी हुई है, ऐसा नहीं बच्चों समझना। तो ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इनमें से इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे, I1 इज़ ग्रेटर देन I2। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज का टॉपिक इतना काफ़ी है, बाकी जो नेक्स्ट रह गया है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक बच्चों अल्लाह हाफिज़।